अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू नॉलेज पॉइंट। आज जो हम वीडियो बनाने जा रहे हैं वो सेंट्रल प्रोसेस यूनिट सीपीयू से रिलेटेड है। इसके अलावा इस वीडियो में हम सीखेंगे कि सीपीयू के वो डिफरेंट कौन से पार्ट हैं, बट इस कोर सीपीयू का कोर क्या होता है। हम इस वीडियो में सीखेंगे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में क्या डिफरेंस है, व्हाट आर द इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। सीपीयू जैसे कि नाम से रिप्रेजेंट हो रहा है, सी स्टैंड फॉर सेंट्रल, पी स्टैंड फॉर प्रोसेस एंड यू स्टैंड फॉर यूनिट, सेंट्रल प्रोसेस यूनिट। देखें, सीपीयू एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है जो कि इंफॉर्मेशन को एग्जीक्यूट करता है, इंफॉर्मेशन को आपसे रिसीव करता है और उसको एग्जीक्यूट करके आपको रिजल्ट देता है। फर्ज किया जैसे आप लिखते हैं 2+2, तो 2+2 जब आप इसको इंस्ट्रक्शन देंगे, ये इस इंस्ट्रक्शन को रिसीव करेगा और उसको एग्जीक्यूट करके आपको उसका आंसर देगा। यानी ये इंफॉर्मेशन को, जो इंस्ट्रक्शन होती है, उसको प्रोसेस करके आपको उसका आंसर देता है। लिहाजा इसलिए इसको प्रोसेसर भी कहा जाता है। उन कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन को भी ये मिली सेकेंड्स में प्रोसेस करके आपको उसका रिप्लाई देता है। 2 बड़े डिजिट्स को आप मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो उसका भी ये आपको, उस इंस्ट्रक्शन को भी ये बहुत तेज़ी के साथ एग्जीक्यूट करके आपको उसका रिप्लाई देगा। अब ये इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर प्रोग्राम में किस फॉर्म में होती हैं, जैसे कैलकुलेटर, इट इज़ अ कंप्यूटर प्रोग्राम। कैलकुलेटर को हम इंस्ट्रक्शन देते हैं तो कैलकुलेटर हमें उस इंस्ट्रक्शन का हमें रिप्लाई देता है। तो वो ये तमाम काम प्रोसेसर के ज़रिए किया जाता है। जैसे इंटरनेट ब्राउज़र जिसको इंस्ट्रक्शन देते हैं किसी वेबसाइट को सर्च करने की, वो उस वेबसाइट को प्रोसेस करके जो है वो हमें रिप्लाई देता है। अच्छा, ये इंस्ट्रक्शन जो हम सीपीयू को देते हैं मुख्तलिफ़ किस्म की होती हैं, जिनको हम मुख्तलिफ़ ऑपरेशन के ज़रिए से एग्जीक्यूट करते हैं। जैसे कि हमारे पास अर्थमेटिक ऑपरेशंस हैं, लॉजिक ऑपरेशंस हैं, इसके अलावा कंट्रोलिंग ऑपरेशंस हैं, इनपुट और आउटपुट ऑपरेशंस हैं। अच्छा, अर्थमेटिक ऑपरेशन ऐसे ऑपरेशन होते हैं जो कि मैथमेटिक्स से रिलेटेड हैं, जिसमें कैलकुलेशन है, सब्सट्रैक्शन है, एडिशन है, मल्टीप्लिकेशन है, या ऐसे इसके अलावा और मैथमेटिक्स से रिलेटेड कोई और प्रॉब्लम है तो ये तमाम किस्म के ऑपरेशंस जो हैं वो अर्थमेटिक ऑपरेशंस के ज़रिए से किए जाते हैं। इसके अलावा जो लॉजिक ऑपरेशंस हैं उसमें बूलियन वेरिएबल्स इन्वॉल्व होते हैं, जिसे हम ट्रू और फॉल्स बोलते हैं। ठीक है, तो बाकी के जो ऑपरेशंस हैं इनको हम डिटेल वाइज नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज हमारी जो वीडियो है वो सीपीयू के हवाले से है, सेंट्रल प्रोसेस यूनिट के हवाले से। अच्छा, देखें, शुरू में जो सीपीयू हुआ करते थे ये बहुत बड़े साइज़ के हुआ करते थे, लेकिन वक्त के साथ साथ जो सीपीयू है इसका शेप, इसका डिज़ाइन और इसकी इम्प्लीमेंटेशन तब्दील होती रही है। लेकिन इसका जो बुनियादी मकसद है वो एक ही है, वो है इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करना। अच्छा, सीपीयू के 3 पार्ट्स हैं। पहला जो कंपोनेंट है उसको हम बोलते हैं ALU, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। दूसरा जो उसका पार्ट है MU, मेमोरी यूनिट। और तीसरा जो पार्ट है वो है कंट्रोल यूनिट। अच्छा, जो पहला पार्ट है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, अर्थमेटिक से रिलेटेड फंक्शन परफॉर्म करता है, यानी मैथमेटिक्स सब्सट्रैक्शन के। अच्छा, मेमोरी यूनिट क्या काम करता है? अगर मैं आपको मिसाल दूं, जैसे पाकिस्तान के जितने भी वज़ीर आज़म गुजरे हैं, अगर मैं आपसे कहूं कि आप तरतीब वाइज इनके नाम बताएं तो आप नहीं बता सकेंगे। तरतीब वाइज 5, 6, 7 या 10 तक आप बता सकते हैं तरतीब से। मेमोरी यूनिट यही काम करता है। देखिए, प्रोसेसर में स्टोर जितनी भी चीज़ें हैं, कोई भी चीज़ प्रोसेसर से निकालना चाहते हैं तो मेमोरी यूनिट ही प्रोसेसर को याद दिलाता है कि ये चीज़ें इस तरतीब से जो है वो एग्जीक्यूट करनी है और ये इस तरतीब से इसके प्रोसेसर के अंदर पड़ी है। ठीक है, तो मेमोरी यूनिट का काम है प्रोसेसर की जो मेमोरी है उसको सही तरीके से एग्जीक्यूट कराना। तीसरा है कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट का काम होता है कोऑर्डिनेशन करना, यानी एक अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और मेमोरी यूनिट के दरमियान कोऑर्डिनेशन करना, इनके दरमियान राब्ता कायम रखना। ठीक है, तो कंट्रोल यूनिट का काम है जो है वो कोऑर्डिनेशन का काम करना। पहले जो प्रोसेसर होते थे वो बहुत बड़े होते थे, लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी में इम्प्रूवमेंट आती गई प्रोसेसर भी छोटे साइज़ के हो गए। अब जो प्रोसेसर मौजूद है वो एक बिस्किट का साइज़, बल्कि उससे भी छोटे जो है वो प्रोसेसर मौजूद हैं, और ये तमाम चीज़ें नैनो टेक्नोलॉजी की बदौलत मुमकिन हो पाई हैं। अच्छा, अब समझ लेते हैं कोर क्या होता है। देखिए, प्रोसेसर को सेम साइज़ में रहते हुए मुख्तलिफ पार्ट्स में डिवाइड करने को कोर कहते हैं। यानी एक प्रोसेसर है, अगर उसको अगर आपने मुख्तलिफ पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, उसका जो एक सिंगल पार्ट है उसको कोर कहा जाएगा। ठीक है,
तो अगर 2 पार्ट में अगर आपने एक प्रोसेसर को डिवाइड किया है तो ये डुअल कोर कहलाएगा। अगर 4 पार्ट में डिवाइड किया है तो इसको हम क्वाड कोर कहेंगे। और अगर 8 पार्ट में आपने डिवाइड किया है एक प्रोसेसर को तो इसको हम ऑक्टा कोर कहते हैं। इब्तदा में जो कंप्यूटर थे उनके अंदर जो है वो सिंगल कोर हुआ करता था। अगर आप किसी भी कोर से रिलेटेड प्रोसेसर को बाहर से देखें तो ये सब एक जैसे ही दिखते हैं। प्रोसेसर के बाहर कोर लिखा होता है, उसके ज़रिए से आपको पता लग जाता है कि ये किस कोर का प्रोसेसर है। अब बात ये है कि देखें, मैंने अभी आपसे कहा कि ये प्रोसेसर एक ही साइज़ के होते हैं। अब सवाल ये है कि देखें, एक ही साइज़ में डुअल कोर भी है, उसी साइज़ में 8 कोर भी है। ये कैसे मुमकिन हो पाया? देखें, ये हो पाया है टेक्नोलॉजी की बदौलत, क्योंकि टेक्नोलॉजी ने इतनी ज़्यादा तरक्की कर ली है कि उसने चीज़ों को छोटा कर दिया है। मशीनरी ने चीज़ों को बहुत छोटा कर दिया है। जहाँ जिस स्पेस में वो 2 कोर्स जो है वो कवर होते थे, उसी स्पेस में उन्होंने कोर को 8 कोर में डिवाइड कर दिया। और इस टेक्नोलॉजी को हम नैनो टेक्नोलॉजी बोलते हैं। लेकिन जो पहले डुअल कोर यूज़ होते थे उसमें लाखों की तादाद में ट्रांजिस्टर मौजूद होते थे। इन ट्रांजिस्टर के दरमियान जो फासला होता था वो बहुत ज़्यादा होता था। फ़र्ज़ करें कि एक ट्रांजिस्टर जो कि डुअल कोर में लगा हुआ है, उसका जो फासला था वो 1000 नैनोमीटर का फासला था। नैनोमीटर एक यूनिट है डिस्टेंस का, तो 1000 नैनोमीटर का फासला था। फिर ट्रांजिस्टर के दरमियान इस फासले को कम किया गया, जिससे कोर का साइज़ भी छोटा हो गया और इतने ही एरिया में जितने में 2 कोर थे 4 कोर को प्लेस कर दिया गया। अब ये फासला कैसे कम किया गया? ये नैनो टेक्नोलॉजी की बदौलत कम किया गया। लेटेस्ट जो हमारे पास अब प्रोसेसर मौजूद हैं वो 7 नैनोमीटर का डिस्टेंस जो ट्रांजिस्टर के दरमियान है वो वाले प्रोसेसर मौजूद हैं। एक और बात जानना बहुत ज़रूरी है कि जितना फासला ट्रांजिस्टर का कम होगा प्रोसेसर की वर्किंग उतनी ज़्यादा फास्ट होगी। ये देखें, इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि एक प्रोसेसर ने कितने बड़े सर्किट को संभाल के रखा हुआ है। इस सर्किट को माइक्रोस्कोप से देखा जाता है क्योंकि ये न्यूटन मीटर में होता है। अच्छा, एक और बात याद रख लें कि ऑक्टा कोर तक प्रोसेसर आ चुके हैं। अगर ऑक्टा कोर के बाद अगर और आगे प्रोसेसर आते हैं तो उसको हम जो है वो मल्टी कोर कहेंगे। यानी अगर 12 कोर है या 14 कोर है, 16 कोर है, 18 कोर है, तो उसको हम जो है वो मल्टी कोर कहेंगे, ना कि हम जो है वो उसको आगे इसको कंटिन्यू करेंगे। तो ऑक्टा कोर से आगे जितने भी प्रोसेसर है हम उनको मल्टी कोर कहेंगे। कोर का फ़ायदा क्या है? देखें, फ़र्ज़ करें अगर एक सिंगल कोर प्रोसेसर है तो उसके ज़रिए से मल्टीटास्किंग प्रोसेस करना नामुमकिन है। मल्टीटास्किंग प्रोसेस ये कॉमन सी चीज़ है। सपोज़ अगर आप मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, उसमें आपने एक वीडियो प्लेयर ऑन किया हुआ है, साथ आप पिक्चर्स भी देख रहे हैं, आपके मोबाइल का नेट भी ऑन है, तो ये तमाम चीज़ें मल्टीटास्किंग कहलाती हैं। यानी एक ही वक्त में मल्टीपल काम करना। तो सिंगल कोर के ज़रिए से मल्टीटास्किंग नामुमकिन। अगर आप इसे कई कोर में बांट दें तो मल्टीटास्किंग करना आसान हो जाता है। लिहाजा जो कंप्यूटर या मोबाइल ज़्यादा कोर पर मुश्तमिल होता है वो बहुत सारे कामों को आसानी से कर लेता है सिंगल वक्त में। अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ समझना ज़रूरी है कि कुछ काम ऐसे होते हैं जिसमें प्रोसेसर की वर्किंग कंजप्शन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। जैसे रेंडरिंग, जब हम वीडियो की रेंडरिंग करते हैं, रेंडरिंग का मतलब होता है, देखें, एक कंप्लीट वीडियो है, उसको हमने छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है और उसको हम एक कंप्लीट वीडियो को एक लाइन में करके उसको निकालने को हम रेंडरिंग कहते हैं। तो जब रेंडरिंग करते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा कंजप्शन होती है, तो इसमें आपका जो प्रोसेसर है वो बहुत ज़्यादा जो है वो इन्वॉल्व होता है। इसलिए कहा जाता है जब भी कोई हैवी टास्क किया जा रहा हो तो और कोई काम कंप्यूटर पर ना किया जाए। लेकिन एक और अहम चीज़ यहाँ समझना ज़रूरी है कि कोर प्रोसेसर को मज़ीद एडवांस किया गया है थ्रेडिंग टेक्नोलॉजी के ज़रिए। ये 2 कोर जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इस कोर को तकसीम किए बगैर इसमें थ्रेड बना दिए जाते हैं। यानी अगर इस पर लोड हो तो ये 2 पार्ट्स की तरह बिहेव करेगा। ये इसके 2 पार्ट्स होते नहीं है ये, लेकिन 2 पार्ट्स की तरह बिहेव करता है। थ्रेड होने की वजह से 2 पार्ट की तरह बिहेव करता है और इस टेक्नोलॉजी को थ्रेडिंग टेक्नोलॉजी कहते हैं। लेकिन एक डुअल कोर प्रोसेसर अगर इसमें थ्रेडिंग कर दें, लोड कम होगा तो ये 2 पार्ट्स की तरह बिहेव करेगा। तो जब हम किसी भी डुअल कोर को थ्रेड कर देते हैं तो वो डबल हो जाता है, यानी क्वाड कोर की तरह बिहेव करने लगेगा। यानी प्रोसेसर आपका डुअल कोर है, अगर उसमें आप थ्रेड कर देंगे तो वो क्वाड कोर की तरह बिहेव करना शुरू कर देगा। और ये भी याद रखें कि थ्रेड जो होता है वो किसी कोर को फिजिकली नहीं बांटता, लेकिन वर्किंग के लिहाज से वो एक अलग पार्ट की तरह बिहेव करते हैं।
वक्त गुजरने के साथ साथ चीज़ों में बेहतरी आती जा रही है। देखें, इंटेल कंपनी प्रोसेसर बनाती है। इसका जो प्रोसेसर होता है इसमें कोर i3, कोर i5, कोर i7 होते हैं। अच्छा, इसके जो प्रोसेसर होते हैं वो ऑड नंबर में होते हैं, i5, i3, i9। अच्छा, कोर i3, एक बात समझ लें कि ये भी हो सकता है कि कोर i3 ऑक्टा कोर हो और कोर i5 डुअल कोर हो। ये डिपेंड करता है कंपनी के बनाने पे। और एक और बात इसमें ये समझने की ज़रूरत है। देखें, सपोज अगर फ़र्ज़ किया हमारे पास कोर i7 और कोर i9 है, तो कोर i7 से कोर i9 बनाने के लिए कंपनी जो है वो उसमें टाइम लगता है, क्योंकि टेक्नोलॉजी इम्प्रूव होती है कि परफॉर्मेंस को इम्प्रूव किया जाता है। कोर i7 से कोर i9 बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, कम मिनिमम 5 to 10 ईयर्स जो है वो एक जो है वो प्रोसेसर से दूसरे प्रोसेसर की टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव करने में लग जाता है। देखिए, अगर माइनर सी कोई चेंजेस करना होती हैं तो कोर i5, सपोज फ़र्ज़ किया कोर i5 एक प्रोसेसर है इंटेल कंपनी का, उसमें अगर माइनर सी कोई चेंजिंग आती है, उसके अंदर कोई माइनर सी इम्प्रूवमेंट आती है, तो उसको वो कहते हैं कोर i5 फर्स्ट जनरेशन। उसमें मज़ीद कोई इम्प्रूवमेंट कर देते हैं सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ। अगर उसमें कोई मेजर चेंजिंग करनी पड़ती है, एक बड़ी इम्प्रूवमेंट आती है, तो वो उसे कोर i5 से कोर i7 में जो है वो कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, तो जब भी मेजर चेंज आएगा तो आप उसको जो है वो उसको कन्वर्ट कर देते हैं i7 में। ठीक है, और माइनर चेंजेस जो आएंगे तो उसको जनरेशन से हम जो है वो रिप्रेजेंट किया जाता है। अच्छा, अब बात कर लेते हैं हार्डवेयर की। हार्डवेयर ऐसी चीज़ों को कहते हैं जिनको आप आसानी से छू सकें, फिजिकली तौर पर छू सकें, जैसे कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, आपका मॉनिटर, जिनको फिजिकली टच कर सकें, ये क्या कहलाते हैं? ये आपके हार्डवेयर कहलाते हैं। ठीक है, और सॉफ्टवेयर क्या है? सॉफ्टवेयर ऐसी चीज़ें जिनको आप फिजिकली टच नहीं कर सकते, सॉफ्टवेयर कहलाती हैं। या आप ये कह लें कि एक ऐसा प्रोग्राम जिसको हार्डवेयर की मदद से कंट्रोल किया जाता है उसको सॉफ्टवेयर कहते हैं, जैसे MS ऑफिस, एडोब फोटोशॉप, MS पेंट वगैरह। अच्छा, अब बात कर लेते हैं इनपुट डिवाइसेस की। व्हाट आर द इनपुट डिवाइसेस? इनपुट डिवाइसेस ऐसी डिवाइसेस होती हैं बाहर की इंफॉर्मेशन को कंप्यूटर के अंदर लेके जाती हैं, जैसे कीबोर्ड पे आप जैसे बटन प्रेस करते हैं, यानी बाहर की जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको मॉनिटर के ऊपर रिफ्लेक्ट होती है, आपकी स्क्रीन के ऊपर नज़र आती है। माउस का बटन दबाते हैं आपको तो आपको नज़र आता है स्क्रीन के ऊपर। जैसे टीवी का रिमोट है, जैसे ही आप टीवी के रिमोट का बटन प्रेस करते हैं तो उसका रिफ्लेक्शन आपको टीवी के ऊपर नज़र आता है। स्कैनर है, स्कैनर के अंदर आप तस्वीर कोई डालते हैं तो उसकी रिप्रेजेंटेशन आपको, उसकी तस्वीर जो भी है वो आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र आती है। इस तरह से माइक है, माइक में अगर आप बोलते हैं तो आपकी साउंड आपके कंप्यूटर से सुनाई देती है। इसी तरह से कैमरा है, आपकी तस्वीर लेकर आपको डिवाइस के अंदर शो कराता है। तो इनपुट डिवाइसेस ऐसी डिवाइसेस होते हैं जो यानी जो बाहर की चीज़ों को अंदर लेके जाता है, उसको हम इनपुट डिवाइसेस कहते हैं। आउटपुट डिवाइसेस ऐसी डिवाइसेस होती हैं जो अंदर की चीज़ों को बाहर लेके आते हैं, जैसे आपका मॉनिटर। देखिए, मॉनिटर क्या करता है? अंदर की चीज़ों को बाहर दिखाता है आपको। ठीक है ना, कोई भी तस्वीर आप देख रहे होते हैं अंदर से बाहर की तरफ देख रहे होते हैं। प्रिंटर में क्या होता है? कोई भी डॉक्यूमेंट, कोई भी तस्वीर अगर आपने उसका प्रिंट निकालना है तो यानी वो अंदर से बाहर की तरफ आती है। ईयरफोन यानी अंदर से बाहर की तरफ आवाज़ आती है। लाउड स्पीकर वो भी एक आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, तो ये है इनपुट और आउटपुट का डिफरेंस। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो एज आ आउटपुट और इनपुट दोनों का रोल प्ले कर रही होती हैं। जैसे कि आपके हाथ में आपका मोबाइल है, टच स्क्रीन वाला मोबाइल है। देखिए, अगर टच स्क्रीन वाला मोबाइल है जिस पर आप टच करते हैं तो आपने उसको इनपुट दिया। ठीक है, तो आउटपुट के रिजल्ट में वो आपको वो चीज़ शो कराता है, यानी इनपुट का भी काम करता है और आउटपुट का भी काम कर रहा होता है। इस तरह से बहुत सारे ऐसे स्कैनर, प्रिंटर आ गए जिनमें एक ही डिवाइस में स्कैनर और प्रिंटर दोनों मौजूद हैं। तो ये भी एक आउटपुट और इनपुट डिवाइस है। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ मदरबोर्ड क्या चीज़ होती है। यानी ये जो कंप्यूटर का फंडामेंटल पार्ट है, इसलिए इसको मदरबोर्ड कहा जाता है। मदरबोर्ड क्या करता है? मुख्तलिफ जो कंपोनेंट्स है कंप्यूटर के, प्रोसेसर है, मेमोरी है, पावर सप्लाई है, उनके दरमियान ये कम्युनिकेशन का काम करता है मदरबोर्ड। ठीक है, तो ये एक फंडामेंटल पार्ट है किसी भी कंप्यूटर का। अच्छा, मदरबोर्ड मुख्तलिफ होते हैं, डिपेंड करता है कि किस तरह का प्रोसेसर या रैम या हार्ड ड्राइव इसमें मौजूद है। हार्ड ड्राइव तो हर तरह के मदरबोर्ड के साथ काम करती है, लेकिन जो प्रोसेसर की टाइप है या मेमोरी टाइप है, ये डिपेंड करता है कि किस तरह का मदरबोर्ड इसके अंदर एडजस्ट किया जाएगा। ठीक है, तो मदरबोर्ड जो है ये समझ लें कि एक फंडामेंटल पार्ट है आपके कंप्यूटर का, जो कि कम्युनिकेट करता है मुख्तलिफ़ किस्म के जो आपके पास जो सर्किट्स हैं। जैसे हमारे पास जो है वो
CPU प्रोसेसर है, पावर सप्लाई है, मेमोरी है, इनके दरमियान कम्युनिकेशन का काम करता है। ठीक है, तो इसीलिए ही इसको मदरबोर्ड कहा जाता है, क्योंकि इसने तमाम पार्ट्स को कम्युनिकेट करना है। ये एक हब होता है एक। तो थैंक यू सो मच आज की वीडियो के लिए। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।